नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार शर्मा एग्जाम काट लाइव में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम ज्ञान पर ध्यान सीरीज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नेटो। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हाल ही में जो रूस और यूक्रेन विवाद चल रहा है, उस दृष्टि से नेटो के बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन नेटो के बारे में जानकारी देने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ज्ञान पर ध्यान सीरीज वास्तव में क्या है। दोस्तों, ये ज्ञान पर ध्यान सीरीज जो है, इसमें हम आपको सभी अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं, जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनके बारे में पूरी डिटेल प्रदान करेंगे। और इन डिटेल से आप जो भी ग्रुप डिस्कशंस वगैरह होते हैं, उनमें आपको एक एडवांस एज मिल जाएगी। दोस्तों, होता क्या है, कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिनमें ग्रुप डिस्कशंस को कंपलसरी स्टेज माना जाता है। तो वहां पर वही लड़का या वही लड़की बेस्ट परफॉर्म कर सकता है, जिसको पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड सारे प्लस और माइनस एस्पेक्ट, सारे पॉइंट्स पता है। हमारे इस सेगमेंट में, जिसका नाम ज्ञान पर ध्यान है, इसमें आपको इस तरीके की पूरी नॉलेज प्राप्त होगी और आप अपनी सफलता को कंफर्म कर पाएंगे। दोस्तों, हमारे इस सेगमेंट में आपको जो नॉलेज दी जाएगी, वो केवल पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज ही नहीं होगी, साथ ही साथ उस मुद्दे से संबंधित जो भी टेक्निकल टर्म्स हैं, उनके बारे में भी बताया जाएगा। इससे क्या होगा, इससे उस सब्जेक्ट को लेकर आपकी नॉलेज इंप्रूव हो जाएगी और आप बाकी लोगों से एक बेहतर एज में होंगे। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो एग्जाम काट लाइव चैनल है, उसमें सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स आपके लिए अपलोड कर दिए जाते हैं, जिससे आप अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले देश विदेश में हो रही सभी घटनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इसी चैनल पर आपको परीक्षा पे चर्चा सेगमेंट भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये जो चैनल है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जनरली होता क्या है, कुछ एस्पायरेंट्स ऐसे हैं जिनको केवल कुछ एग्जाम्स के बारे में पता होता है, जैसे कि आईएएस, एसएससी, बस खत्म। लेकिन परीक्षा पे चर्चा पे जो भी, चाहे वो स्टेट वाइज हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो, सभी जॉब्स जो भी आती हैं, उन सभी के बारे में डिस्कशंस होगा। आपको उनकी एलिजिबिलिटी, क्राइटेरिया, पैटर्न ऑफ एग्जाम, इन सभी के बारे में जानकारी दी जाएगी, ताकि आप ये निर्णय ले सकें कि आपको उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए अप्लाई करना है या नहीं करना है, और अगर करना है तो किस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको ये बेसिक डिटेल्स दे दी हैं। तो चलिए, आइए हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है नेटो। प्यारे दोस्तों, हम इस वीडियो में सबसे पहले ये जानेंगे कि ये जो नेटो है, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये वास्तव में क्या है। फिर हम देखेंगे कि नेटो का गठन हुआ क्यों था और कब किया गया था। इसके गठन की पृष्ठभूमि क्या है, लेकिन क्या कारण हुआ कि हमें नेटो बनाना पड़ा। फिर हम जानेंगे नेटो के सदस्यों के बारे में। फिर इसके जो बेसिक पॉइंट्स हैं, यानी बुनियादी बिंदु हैं, उनके बारे में जानेंगे। फिर हम बात करेंगे भारत और नेटो के संबंध कैसे हैं। और फिर लास्ट में मैं आपको लेकर चलूंगा कि नेटो आजकल चर्चा में क्यों है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, नेटो क्या है एक्चुअल में। नेटो का नाम, जैसे कि मैंने आपको पहले बता ही दिया है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है। यानी मैं इसको अगर इंग्लिश में बोलूं तो इसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। अब दोस्तों, ऐसा बोलते क्यों है, सबसे बड़ा मुद्दा ये उठता है। तो मैं आपको ये बता देता हूं। देखिए, ये है नेटो मेंबर कंट्रीज। आप यहां ये देख रहे हैं, ये जो है दोस्तों, ये जो है, ये है हमारा क्या, ये है हमारा अटलांटिक ओशन। ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये हमारा है अटलांटिक ओशन। और नेटो कंट्रीज जो है वो इस अटलांटिक ओशन के या तो लेफ्ट साइड में है, यानी वेस्टर्न सेक्टर में है, या फिर ईस्ट साइड में है, यानी ईस्टर्न सेक्टर में है। ठीक है, तो चूंकि ये जो हमारी जो ये नेटो के बारे में हम बात करें, नेटो में जो मेंबर्स हैं वो अटलांटिक ओशन के दोनों तरफ है, इसलिए इसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और ये ट्रीटी ये कहती है कि ये जो दोनों तरफ के जो देश हैं, ये एक दूसरे के साथ प्यार बनाए रखेंगे, सद्भाव बनाए रखेंगे, और कोशिश करेंगे कि रीजन में हमेशा शांति बनी रहेगी। ठीक है दोस्तों, आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो नेटो वास्तव में क्या है।
नेटो जो है ये एक्चुअल में 27 यूरोपियन देशों, 2 उत्तर अमेरिकी देशों और एक यूरेशियन देशों के बीच अंतः सरकारी संगठन है। अब ये जो 27 यूरोपीय देश हैं, ये तो आपको पता ही है यूरोपियन यूनियन के देश हैं। जो 2 उत्तर अमेरिकी देश हैं, वो हो गए आपके यूएसए और कनाडा, ठीक है, और जो यूरेशियन देश हैं वो टर्की वगैरह हैं। ठीक है दोस्तों, तो कुल 27 यूरोपियन देश, 2 अमेरिकी देश और एक यूरेशियन देशों को मिलाकर जो एक इंटर गवर्नमेंटल जो मिलिट्री अलायंस बना है, यानी कि सैन्य गठबंधन बना है, उसका नाम क्या है? नेटो। यहां पर दोस्तों आपको सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो ध्यान रखना है, वो आपको ध्यान रखना है सैन्य संगठन, यानी कि जो नेटो है वो एक सैन्य गठबंधन है, मिलिट्री अलायंस है। इस मिलिट्री अलायंस का मतलब क्या है दोस्तों? मिलिट्री अलायंस का मतलब क्या है, यानी कि अगर मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया यहां पर कुल कितने देश हैं, कितने देश हैं? टोटल 30 देश हैं, 30 कंट्रीज हैं। अगर इनमें से किसी भी एक कंट्री पर अटैक होता है तो समझा जाएगा कि इन सभी 30 देशों पर अटैक हुआ है और ये बाकी के देश उस पर्टिकुलर कंट्री को अपना फुल मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे ताकि वो उस युद्ध में अच्छे से लड़ाई कर सके और अपने आप को स्टैंड कर सके। ठीक है दोस्तों, सैन्य गठबंधन से यहाँ पर ये मतलब है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इस ट्रीटी की शुरुआत का। दोस्तों इस ट्रीटी की शुरुआत हुई थी 4 अप्रैल 1949 को, यानी 4 ऑफ अप्रैल 1949 को। ठीक है दोस्तों, अब नेटो जो है इसका जो मुख्यालय है वो है ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम में। ओके दोस्तों, अब आपको मैं बता देता हूं जो नेटो है, नेटो की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो दो हैं, एक इंग्लिश और एक फ्रेंच। और एट प्रेजेंट जो नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल है, ठीक है, उनका नाम है जेंस स्टोल्टनबर्ग। क्या नाम है दोस्तों? जेंस स्टोल्टनबर्ग। ये इसके सेक्रेटरी जनरल है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि नेटो का गठन हुआ क्यों था। ठीक है, देखिए नेटो के गठन का जो मेन मुद्दा था वो था जो वेस्टर्न यूरोप सेक्टर है उसकी कंप्लीट सिक्योरिटी, यानी कि सामूहिक सुरक्षा निश्चित करनी थी। ठीक है, इसीलिए इसका गठन हुआ था। अब पश्चिमी यूरोप है, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी की बात आ कहां से गई? क्यों, क्या जरूरत पड़ गई हमको इसकी सुरक्षा की? तो दोस्तों इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं शीत युद्ध। शीत युद्ध मींस कोल्ड वॉर। ठीक है दोस्तों, अब ये कोल्ड वॉर क्या हो गया दोस्तों? एक्चुअल में क्या हुआ, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप देखिएगा, आपको इस हिस्से में दिखाई देगा उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका में भी ये नीचे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और आप इधर जाएंगे तो ये आपको दिखाई देगा रशिया। दोस्तों ये दोनों के दोनों देश अपने अपने ब्लॉक में थे, यानी कि ये ईस्टर्न ब्लॉक में था और ये वेस्टर्न ब्लॉक में था, और ये अपना डोमिनेंस क्रिएट करना चाहते थे। डोमिनेंस मींस वर्चस्व, अपना वर्चस्व बढ़ाना चाह रहे थे। तो अपने इस वर्चस्व की लड़ाई में, हालांकि शीत युद्ध के दौरान कोई हथियार नहीं चले, कुछ नहीं, सिर्फ बातों की लड़ाई थी। ठीक है, यानी दोनों बातों के शेर थे। ठीक है, लेकिन इस ये जो टेंशन बनी रही, जो एस्केलेट होती रही ये टेंशन, इस टेंशन से पूरा विश्व परेशान था। तो इस शीत युद्ध के दौरान ही बेसिकली इसकी नींव पड़ी। ठीक है ना दोस्तों? तो शीत युद्ध जो है ये, और ये शीत युद्ध हुआ क्यों था दोस्तों? एक्चुअल में शीत युद्ध होने का कारण भी ये था कि जो बर्लिन है, ठीक है, ठीक है, जर्मनी का एक शहर है बर्लिन, उस पर कब्जा करने की बात चली थी। इधर से यूएसएसआर अपने लोगों को सपोर्ट कर रहा था और इधर से अमेरिका अपने लोगों को सपोर्ट कर रहा था। इस वजह से ये जो शीत युद्ध का है ये प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। तो शीत युद्ध में काफी परेशानी भरा दौर रहा। ठीक है, और इससे क्या हुआ, यूएसए और रशिया इन दोनों के संबंध बिगड़ते ही चले गए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े अब हम। दूसरी चीज, पहला तो मैंने आपको बता दिया कि पश्चिमी यूरोप की सामूहिक सुरक्षा करनी थी। सुरक्षा क्यों करनी थी? सुरक्षा इसलिए करनी थी क्योंकि रशिया चाह रहा था एक अपना जो इन्फ्लुएंस है उसको एक्सपेंड करना, और उधर अमेरिका चाह रहा था अपना इन्फ्लुएंस एक्सपेंड करना। तो इन देशों को, जो वेस्टर्न यूरोपियन देश है, इनको सुरक्षित करने के लिए नेटो का गठन किया गया था। ठीक है, दूसरी चीज, जो यूएसएसआर है, यूएसएसआर साम्यवाद की ओर बढ़ रहा था, यानी यूएसएसआर साम्यवाद की जो अपनी जो कॉन्सेप्ट है उसको यूरोप में लेके आना चाह रहा था। लेकिन अमेरिका क्या है, रशिया ने जो कहा अमेरिका उसके अगेंस्ट है। ठीक है, आपको मैं बता दूं दोस्तों, आप कंफ्यूज होंगे कभी कि यूएसएसआर और रशिया, एक्चुअली पहले रशिया यूएसएसआर था, इसको जब तोड़ दिया गया, अलग अलग देश बना दिए गए, तो ये रशिया बना।
ठीक है दोस्तों, क्लियर है। उससे पहले ही यूएसएसआर था जिसको हम सोवियत संघ के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके। तो रूस जो है अपना प्रसार कर रहा था, उधर अमेरिका को खतरा हुआ कि भाई अगर यूएसएसआर का प्रसार होता चला गया तो मैं अलग थलग पड़ जाऊंगा। तो उसने क्या किया, अब रूस को टक्कर देनी है, समंदर पार देनी है, तो उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए यूरोपियन कंट्रीज को अपने साथ मिला लिया जाए और एक ग्रुप बना दिया जाए जिसका नाम क्या रखा इन्होंने, नाटो रखा। तो इसीलिए तो सबसे बड़ी बात यहां पर इसका कंक्लूजन क्या निकलता है इस बात का, नेटो क्यों बनाया, नेटो इसलिए बनाया ताकि वेस्टर्न यूरोप को एक कलेक्टिव डिफेंस दी जा सके। ठीक है। दूसरी चीज, जो यूएसएसआर है जो अपने साम्यवाद को, ठीक है, अपनी कम्युनलिज्म को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, अपनी विचारधाराओं को लाने की कोशिश कर रहा है, उसको वहीं रोका जा सके। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि इसका गठन की जो पृष्ठभूमि है वो क्या है। दोस्तों 17 मार्च 1948 की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कुछ देश थे जिनका नाम था बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। ये सभी देश जो थे इन्होंने मिलकर ब्रुसेल्स की संधि साइन की और इस ब्रुसेल्स की संधि से ही इसका जन्म हुआ, नेटो का जन्म हुआ। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। और ये जो संधि थी, इस संधि के कारण ही यही एक सैन्य गठबंधन बना जिसको क्या कहते हैं, पश्चिमी यूरोपियन संघ बना। ठीक है। तो यानी सबसे पहले ब्रुसेल्स की संधि हुई जिसने एक सैन्य गठबंधन बनाया पश्चिमी यूरोपियन देशों का, और फाइनल में क्या हुआ, नेटो का जन्म हुआ। ठीक है। नेटो का जन्म कब हुआ, नेटो का जन्म हुआ 4 अप्रैल 1949 को। ठीक है, क्लियर है। और ये जो एग्रीमेंट था नेटो के ओरिजिन का, उसको सिग्नेचर किया गया, उसके साइन किए गए वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में। ठीक है। और इसमें मैं आपको बता दूं 5 संधियां थी। ठीक है, ब्रुसेल्स के जो राज्य थे, संयुक्त राज्य अमेरिका था, कनाडा था, पुर्तगाल था, इटली, नॉर्वे, डेनमार्क और आइसलैंड, ये सभी क्षेत्र इस संधि में सम्मिलित थे। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि ये जो कंट्रीज हैं, ये कंट्रीज इसके फाउंडिंग कंट्रीज हैं। फाउंडिंग कंट्रीज का मतलब क्या होता है, जो जनक कंट्रीज होते हैं, फाउंडिंग फादर्स होते हैं, जिसकी स्थापना के समय वहां मौजूद होते हैं। ठीक है। तो इनके बाद में 18 फरवरी 1952 को ग्रीक और तुर्की भी शामिल हो गए। उसके बाद 1955 में पश्चिम जर्मनी भी इसमें शामिल हो गया। ठीक है दोस्तों। और उस समय जब भी पश्चिम जर्मनी शामिल हुआ था तो उस समय नॉर्वे के विदेश मंत्री थे हलवार्ड लैंड, और उन्होंने पश्चिमी जर्मनी के इसमें शामिल होने के कारण, नेटो में शामिल होने के कारण, इस घटना को कहा था कि हमारे महाद्वीप के इतिहास का एक निर्णायक मोड़, यानी टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कॉन्टिनेंट। ठीक है, समझ में आ रही है दोस्तों। अब दूसरी हम बात करें तो जो ये नेटो वाला जो सिग्नेचर हुए थे जिस एग्रीमेंट पर सब लोग मिले थे, ठीक है, तो इसका जो परिणाम हुआ वो क्या हुआ, एक वार्सो की संधि के रिजल्ट निकला। यानी किसका जो परिणाम हुआ वो किस रूप में निकला, वार्सो की संधि के रूप में। ठीक है, जिसे 14 मई 1955 को सोवियत संघ ने, ठीक है, अपने जो साथी राज्य थे, ठीक है, उसके प्रति प्रतिक्रिया मांगी। अभी दोस्तों वार्सा की संधि क्या है, देखिए मैं आपको बता देता हूं। जिस समय ये नेटो का गठबंधन हुआ, नेटो गठबंधन का क्या मतलब है, नेटो गठबंधन का मतलब है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने मित्र देशों के साथ एक सपोर्ट कर रहा है कि भाई तुम्हारे ऊपर कोई भी मिलिट्री अटैक होता है तो हम सब मिलकर उस मिलिट्री अटैक को रिटेलिएट करेंगे, यानी हम उसका बदला लेंगे या उसका जवाब देंगे, आप ये कह सकते हैं। ठीक है। अब रशिया को यहां पर क्या दिखा, रशिया को यहां पर, या मैं कहूंगा सोवियत संघ कहूंगा क्योंकि उस समय सोवियत संघ था, तो सोवियत संघ को यह लगा कि यार जो अमेरिका है, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वो तो स्ट्रॉन्ग होल्ड लेता जा रहा है। तो उसने क्या किया, जो यूएसएसआर था, यहां पर यूएसएसआर ने अपने मित्र देशों के साथ एक संधि कर डाली। ठीक है, और जो अपने मित्र देशों के साथ बिल्कुल सिमिलर संधि की, उसको हम क्या कहते हैं, वार्सो की संधि कहते हैं। यानी कि उधर यूएसए ने नेटो एग्रीमेंट किया कि भाई आपके ऊपर कोई भी अटैक होता है तो हम मिलकर अटैक करेंगे, सपोर्ट करेंगे। इधर यूएसएसआर ने वार्सा की संधि कर ली कि हमारे किसी भी मेंबर पर अगर कोई अटैक करता है तो हम सब मिलकर जवाब देंगे। ठीक है, तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि नेटो एग्रीमेंट का एक रिटेलिएशन था वार्सो एग्रीमेंट। ठीक है दोस्तों, क्लियर है पॉइंट। ओके, लेकिन अब अमेरिका चुप कहां बैठने वाला था भाई। अब हुआ क्या, इधर वॉर्सो की संधि हुई, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपना पैटर्न चेंज किया, अपना फॉर्मेट चेंज किया। अभी तक जो
पैक्ट हुआ था, नेटो एग्रीमेंट, उसमें यह कहा गया था कि न्यूक्लियर वेपन का यूज नहीं किया जाएगा। दोस्तों इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। जो अभी तक जो नेटो एग्रीमेंट हुआ था उस पर यही बात हुई थी कि न्यूक्लियर वेपन का यूज नहीं किया जाएगा, लेकिन जैसे ही यूएसएसआर ने वार्सो एग्रीमेंट किया, यूएसए ने जो नेटो एग्रीमेंट है उसमें फेरबदल करके कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हमारे मेंबर्स न्यूक्लियर पावर को भी यूज कर सकते हैं। यानी आप देख रहे हैं दोनों के बीच टेंशन किस तरीके से एस्केलेट्स होती जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो समझ में, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेटो के मेंबर्स की। दोस्तों यहां पर साल दर साल नेटो का मेंबरशिप बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और लास्ट में अभी हाल फिलहाल में जो नॉर्थ मैसेडोनिया है वो इसका मेंबर बना है 2020 में। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि देखिए आप यहां पर एक चीज देखिएगा दोस्तों, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा कि देखिए बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड्स, नॉर्वे और पोर्तुगल, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। दोस्तों ये जो आप देश देख रहे हैं, आप देख रहे हैं इनका जो ईयर ऑफ एडमिशन है नेटो में, वो क्या है, इनका ईयर ऑफ एडमिशन है 1949। तो ये तो बेस कंट्रीज थे, यानी कि मूल देश थे जिन्होंने नेटो को स्टार्ट किया था। इसके बाद 1952 में दो कंट्रीज जुड़े जिनका नाम है ग्रीस और टर्की। उसके बाद 55 में जर्मनी जुड़ा, 82 में स्पेन, और 99 में तीन कंट्रीज जुड़े, चेक रिपब्लिक, हंगरी और पोलैंड। 2004 में कई कंट्री जुड़े जिनमें से एक बल्गारिया है, एस्टोनिया है, लातविया है, लिथुआनिया है, रोमेनिया है, स्लोवाकिया है, स्लोवेनिया है। ठीक है, उसके बाद 2009 में अल्बानिया जुड़ा और क्रोएशिया जुड़ा, और 2017 में जोड़ा गया मॉन्टेनिग्रो, और फिर 2020 में जोड़ा गया नॉर्थ मैसेडोनिया। दोस्तों आपको मैं बता दूं, जिस समय मॉन्टेनिग्रो को जोड़ा गया था उस समय भी रूस ने बहुत तगड़ा अपोज किया था इस चीज को कि क्यों जोड़ा जा रहा है। रीजन क्या है, क्योंकि जैसे जैसे नेटो कंट्रीज की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे रूस का खतरा बढ़ता जाएगा। दोस्तों क्यों बढ़ता जाएगा, क्या आप जानते हैं क्यों बढ़ता जाएगा? ये मैं बता देता हूं, इसलिए बढ़ता जाएगा क्योंकि रूस का प्रभाव क्षेत्र कम होता चला जाएगा और नेटो का प्रभाव क्षेत्र, या मैं साथ में कहूं तो अमेरिका का जो प्रभाव क्षेत्र है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है पॉइंट? अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये देखिए, ये मैप जो है आपको शो कर रहा है, जितना भी ब्लू कलर से कवर्ड है सेक्टर वो सारा का सारा नेटो है, वो सारा का सारा दोस्तों नेटो है। अब इधर ये सारा का सारा, ये ले लीजिए पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा सब नेटो है, लेकिन इधर अगर आप आएंगे तो इधर आ जाएगा आपका रशिया। तो आप देख रहे हैं अगर नेटो का प्रभाव बढ़ता है तो रशिया खतरे में पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि उसके चारों तरफ ऐसे देश आ जाएंगे जो अमेरिका के सपोर्ट में है, जो अमेरिका को सपोर्ट करता है या जिनको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। ठीक है ना? तो आई थिंक आप अब समझ पा रहे होंगे कि रूस नेटो के अगेंस्ट क्यों है। एक्चुअल में रूस नेटो के अगेंस्ट इसलिए है कि वो नहीं चाहता कि मेरे चारों तरफ ऐसे देश बैठ जाएं जो यूएसए यानी अमेरिका के सहयोगी हो। क्यों? क्योंकि शुरुआत से मैंने आपको बता ही दिया है, शीत युद्ध से ही रूस और अमेरिका के बीच बहुत बड़ी टेंशन है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? अच्छा मैं यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगा, आप बार बार सोच रहे होंगे कि देश तो बहुत सारे हैं लेकिन फिर रूस को अमेरिका से ही खतरा क्यों है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, अगर मैं नेटो की फंडिंग की बात करता हूं, ठीक है, अब नेटो की अकेली फंडिंग का जो 3/4 भाग है वो सिर्फ यूएसए से आता है। और भाई आपको पता है जो जितना ज्यादा पैसा दे रहा है उसका वर्चस्व, उसका कंट्रोल, उसका डोमिनेंस उतना ही ज्यादा होगा या नहीं होगा। तो भाई किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर अमेरिका 3/4 कंट्रीब्यूशन कर रहा है दैट मीन्स उसका डोमिनेंस उस क्षेत्र में है। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रही है? तो आइए अब हम आगे की बात करते हैं। अब हम चलते हैं नेटो के बेसिक पॉइंट्स की तरफ। ठीक है, ये नेटो के बेसिक पॉइंट्स क्या है दोस्तों? सबसे पहले हम देख रहे हैं नेटो के जो बेसिक पॉइंट्स हैं वो है अ पॉलिटिकल एंड मिलिट्री अलायंस, यानी ये एक मिलिट्री और पॉलिटिकल अलायंस है। दूसरा, ये एक कलेक्टिव डिफेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तीसरा ट्रांस अटलांटिक लिंक है, और डिस्कशन करेंगे फिर हम 2010 का स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट। दोस्तों पॉलिटिकल और मिलिट्री अलायंस शायद बताने की जरूरत नहीं है, पॉलिटिकल का मतलब होता है राजनीतिक और मिलिट्री अलायंस का मतलब होता है सैन्य। ठीक है, गठबंधन। यहां पर क्या है,
ये कुछ नहीं है, बहुत स्पेसिफिक है, शब्दों से ही आपको समझ में आ रहा है कि नेटो जो है एक्चुअल में जितने मेंबर कंट्रीज हैं, जो 30 मेंबर कंट्रीज हैं, उनका एक पॉलिटिकल ग्रुप है, यानी उसके राजनेता इसमें शामिल होंगे। जो राजनेता होंगे उस देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो भी होंगे, वो भी उनका भी जो झुकाव होगा, जो अलिजियंस होगा, वो नेटो की तरफ होगा। ठीक है। दूसरा मिलिट्री गठबंधन है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सभी देशों की सेनाएं मिलकर काम करेंगी। अगर कभी कोई पंगा होता है, कोई किसी पर अटैक करता है या कुछ भी, यानी जो भी प्रॉब्लम होती है उसको एक साथ मिलकर सोल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि भविष्य में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना आए। ठीक है। दूसरा मैं बात करता हूं, मिलिट्री मैंने आपको बता ही दिया है, अब मैं बात करूंगा कलेक्टिव डिफेंस। दोस्तों ये भी मैं क्लियर कर चुका हूं, कलेक्टिव डिफेंस का मतलब है एक साथ मिलना, एक साथ मिलकर रहना। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, ये जो एक साथ मिलना है, जो कलेक्टिव डिफेंस का जो कॉन्सेप्ट है, ये कहां दिया गया है? जो नेटो का जो अपना जो एक लीगल फ्रेमवर्क है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसके आर्टिकल नंबर 5 में इसका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 5 क्या कहता है मैं आपको बता दूं, बहुत सारे न्यूज चैनल इसको आर्टिकल 4 4 4 करके जोर दे रहे हैं सब लोगों को। ठीक है, कह रहे हैं आर्टिकल 4 आर्टिकल 4, लेकिन वास्तव में है 5। 5 क्या कहता है? 5 ये कहता है कि अगर किसी भी देश पर अटैक हुआ है तो बाकी सभी मित्र देश उसकी मदद करेंगे और इस अटैक के अगेंस्ट काम करेंगे ताकि हमारा देश वो सफल हो सके। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? ओके। दूसरी चीज मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, 2001 में जो यूनाइटेड स्टेट पर 9/11, ठीक है, याद है सितंबर में अटैक हुआ था, ठीक है, 9/11 जो अटैक था, जब वो हुआ था तो उस चक्कर में आर्टिकल 5 को रिवोक कर दिया, इन्वोक किया गया था। ठीक है, समझ में आ रही है दोस्तों? आगे, ट्रांस अटलांटिक लिंक क्या है? ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ट्रांस अटलांटिक, देखिए ये रहा अटलांटिक ओशन, जो नेटो कंट्रीज हैं वो इसके दो तरफ है, या तो इस तरफ है या फिर इस तरफ है। ठीक है, तो ट्रांस अटलांटिक लिंक ये कहता है कि ये जो देश हैं, जो अटलांटिक ओशन के दोनों तरफ है, इनके बीच कोऑपरेशन रहेगा और किसी भी फील्ड में, चाहे वो डिफेंस हो, सिक्योरिटी हो, क्राइसिस मैनेजमेंट ऑपरेशन हो, उन सभी में एक दूसरे का साथ देंगे और एक दूसरे को कंसल्ट करेंगे ताकि ये सभी देश समर्थ बन सके, एलिजिबल बन सके, लायक बन सके। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही है? अब हम आगे बढ़ते हैं 2010 की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में। ठीक है दोस्तों, जो स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसने क्या किया है, जो अलायंस है, इसकी जो कुछ कोर टास्क है, कोर मुद्दे हैं, मुख्य मुद्दे हैं या सिद्धांत हैं, उनको बताया है। ठीक है, जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है, ठीक है, और ये क्या होता है, अब देखिए हम खड़े हुए हैं इस समय सन 2022 में, लेकिन हमें अपने आप को तैयार करना है 2023 2024 आगे आने वाले सालों के लिए। ठीक है ना? तो क्या होता है, जो स्ट्रेटेजिक कंसेप्ट है, इसमें क्या किया गया है, अलायंस के कुछ कोर मुद्दों को बताया गया है, कुछ सिद्धांतों को बताया गया है ताकि समय के साथ साथ अगले जो दशक है उनके लिए अपने आप को तैयार किया जा सके, उनके मुद्दों को, उनके गोल्स को, अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। ठीक है, और इसमें क्या है, ये कौन से मुद्दे हैं जो इस स्ट्रेटेजिक कंसेप्ट के अंदर आते हैं? दोस्तों ये मुद्दे हैं कलेक्टिव डिफेंस, क्राइसिस मैनेजमेंट और कोऑपरेटिव सिक्योरिटी। कोऑपरेटिव सिक्योरिटी मतलब सहायक सुरक्षा, एक दूसरे का साथ देना सुरक्षा में। क्राइसिस मैनेजमेंट, जैसे यूक्रेन में क्राइसिस हो रहा है, ठीक है, तो इसको मैनेज करना है कैसे भी करके, उसको डिफेंस प्रोवाइड करानी है। ठीक है, तो 2010 का जो स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट है वो इस बारे में जिक्र करता है। क्लियर है दोस्तों? अब भारत और नेटो के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, आपको मैं बता देता हूं, भारत जो है वो नॉन अलाइन मूवमेंट, जिसको हम नैम बोलते हैं, ठीक है, उसका फॉलोवर है। ठीक है, नॉन अलाइन मूवमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, भारत जो है वो किसी भी देश या किसी भी संगठन के प्रति अपना झुकाव व्यक्त नहीं करेगा। ठीक है, तो यही नॉन अलाइनमेंट की जो स्ट्रेटेजी है इंडिया फॉलो कर रहा है। तो इसी वजह से भारत जो है वो नेटो जो अलायंस है उसके साथ नहीं जुड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर नेटो से जुड़ता है तो क्लियर हो जाता है कि वो अमेरिका का दोस्त है, और जाहिर सी बात है सीधे सीधे रूस से दुश्मनी हो जाती है। अगर रूस से अलायंस दिखाता है तो अमेरिका और उसके सहयोगी देशों से दुश्मनी हो जाती है। ठीक है, तो इंडिया क्या है, इंडिया इसीलिए ना तो रूस की तरफ जा रहा है ना ही अमेरिका की तरफ जा रहा है, वो नॉन अलाइन है, यानी उसका झुकाव किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ नहीं है, वो तो सभी का दोस्त है, सभी के साथ उसके मित्रता के संबंध है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही है? अब अगर मैं बात करूं नेटो के साथ इंगेजमेंट की इंडिया की, ठीक है, तो क्या इंडिया को क्या फायदा हो सकता है? देखिए सिंपल सी बात है, नेटो
मैंने आपको पहले ही क्लियरली बता दिया, अगर किसी देश पर कोई अटैक होता है, ठीक है, तो बाकी कंट्रीज उसको सपोर्ट करेंगे। तो इसी तरीके से जैसे हम कई वॉर्स लड़ चुके हैं, लाइक कारगिल वॉर, 1971 वॉर, हम बहुत सारी वॉर लड़ चुके हैं। तो अगर कोई भी एक्ट होता है लाइक टेररिज्म का, जो जियो पॉलिटिक्स चेंज होती है वर्ल्ड में, तो इन सभी में क्या होगा, कुछ ना कुछ मदद मिलेगी, कुछ फायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि भारत के साथ बहुत सारे कंट्रीज ऐसे होंगे जो एक ही ग्रुप से जुड़े हुए होंगे। ठीक है ना दोस्तों? साथ में कोई इमरजेंसी मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, कोई नए मिलिट्री रूल्स हैं, तो इन सब के बारे में भी भारत को सुविधाएं प्राप्त होंगी। कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना हो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्या होता है दोस्तों? मान लीजिए कोई नई तकनीक आई है, वो किसी एक ऐसे देश के पास है जो नेटो मेंबर है, तो वो भी इंडिया को ट्रांसफर की जा सकती है इंडिया की रिक्वेस्ट पर। ठीक है ना? तो इंडिया को फायदे तो कई हो सकते हैं, लेकिन दिक्कत वही है, इंडिया अपना रुख किसी के प्रति दिखा नहीं सकता, क्योंकि इंडिया सभी के लिए समान व्यवहार रखता है। ठीक है ना? क्लियर है दोस्तों? ओके। जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूँ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेके, नेक्स्ट लाइन हमारी क्या कह रही है? इट वुड बी इजियर फॉर इंडिया टू डील विद द मिलिटरी एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ इट्स 30 नेटो मेंबर स्टेट्स। भाई अगर भारत मेंबर बन ही जाता है, तो बाकी जो 30 देश हैं, उनकी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उसमें जो भारत की एक्सेस है वो हो जाएगी बड़े आराम से। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? ओके। साथ ही साथ ऑन अ बायलैटरल फ्रंट, each of the members of NATO can support in strengthening India's national capabilities। जाहिर सी बात है, जब दूसरे देशों के साथ भारत जुड़ेगा, तो उनकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी देश में होगी, उनका ज्ञान भारत में मिलेगा, वहां के लोगों से बातचीत होगी, नए नए खोज होंगी। तो इससे क्या होगा, इंडिया की जो नेशनल कैपेबिलिटीज है वो इंप्रूव हो सकेंगी। किसी भी क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, आप कोई भी फील्ड ले सकते हैं, उसमें भारत को सहयोग मिलेगा। तो वैसे हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, नेटो अलायंस में जुड़ने पर भारत को फायदा तो होगा, लेकिन भारत जुड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि भारत नॉन अलाइन मूवमेंट, गुट निरपेक्षता की नीति को फॉलो करता है, वो किसी भी गुट की ओर झुकेगा नहीं। ठीक है दोस्तों? क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट। अब हम बात करते हैं नेटो न्यूज में क्यों है। दोस्तों मैं आपको पहले ही इस चीज को बता चुका हूं। ठीक है, मैं इसी मुद्दे को वापस अपने उसी इमेज पर लेकर चलूंगा, इस इमेज पर दोस्तों। दोस्तों देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो हमारा नेटो है, नेटो गठबंधन जो है, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कई सारे देशों को मिलाकर बना हुआ है। ठीक है? अब यूक्रेन पर हमला हुआ क्यों? देखिए, यूक्रेन ने क्या किया, यूक्रेन नेटो का सदस्य बनने के लिए तैयार है। वो कोशिश कर रहा है कि वो जल्दी ही नेटो का मेंबर बन जाए। ठीक है? हालांकि नेटो का मेंबर बनने के लिए कई कारण हैं। उसको वहां पर अगर नेटो का मेंबर बनता है, तो वही जो जो भारत को फायदे हैं, वही यूक्रेन को भी फायदे हैं। लेकिन अब आप एक चीज देखिए, यहां पर जो ये रशिया है, ये रशिया, आप देखें हमारी पृथ्वी गोल है, अगर जैसे पृथ्वी घूम जाएगी, तो रशिया का जो ईस्टर्न साइड है, आप देखेंगे, आप अपने मैप में देखिएगा, आपके पास एटलस वगैरह हुई, तो रशिया के ईस्टर्न साइड में अमेरिका बैठा हुआ है। ठीक है? और अमेरिका आपको पता है पहले से ही कौन है, नेटो का मेंबर है। तो रशिया के लेफ्ट में भी अमेरिका, और वेस्ट में क्या हो गया, वेस्ट में अमेरिका सपोर्टेड कंट्रीज। तो रूस तो घिर गया ना। तो इसीलिए जब यूक्रेन ने नेटो का में अपना एक्सेस मांगा कि मैं नेटो ज्वाइन करना चाहता हूं, तो रशिया इसीलिए भड़का कि वो नहीं चाहता कि तुरंत जो रशिया की बॉर्डर पर लगे हुए कंट्रीज हैं, वो नेटो में शामिल हो जाएं और अमेरिका उसके बॉर्डर पर आकर खड़ा हो जाए। ठीक है? अब बॉर्डर पर कैसे आकर खड़ा हो जाएगा दोस्तों? जो कंट्रीज नेटो के मेंबर्स हैं, वहां पर अमेरिका अपना मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट कर सकता है, वहां पर अपने सैनिक भेज सकता है सपोर्ट के लिए। तो अगर जैसे आपने देखा होगा, अफगानिस्तान में अमेरिका के सैनिक थे सपोर्ट के लिए, अभी हाल फिलहाल में आपने सुना होगा, ये चीजें काफी पुराना मुद्दा हो चुका है ये। ठीक है? तो जैसे अफगानिस्तान में अमेरिका स्टेब्लिशमेंट था, ऐसे ही यूक्रेन में भी हो सकता है, उसके आसपास के देशों में भी हो सकता है। तो अगर रशिया से जो लगा हुआ बॉर्डर है, वहां पर अमेरिकी सेना आ जाएगी, तो रशिया के लिए तो सीधा सीधा खतरा है ना। क्यों? क्योंकि यूरोपियन कॉन्टिनेंट में भी अमेरिका का डोमिनेंस है। ठीक है? और इधर तो अमेरिका आपके ईस्ट सेक्टर में तो खड़ा ही है। तो दोस्तों यूक्रेन पर जो हमला हुआ है रूस का, इसका बेसिक रीजन क्या है? जो अमेरिका का, जो नेटो का, अमेरिका का ईस्टवर्ड एक्सटेंशन चल रहा है, वो पूर्व की तरफ अपना प्रभाव बढ़ाता जा रहा है, रूस इसके खिलाफ है, और इसीलिए नेटो पर हमला हुआ है। ठीक है दोस्तों? तो आई होप आप नेटो के बारे में भी समझ गए होंगे, और इस बात को भी समझ गए होंगे कि नेटो का जो ये एक्सपेंशन हो रहा है, रूस इसके खिलाफ है, और रूस ने
हाल फिलहाल में यूक्रेन पर हमला क्यों किया। तो जिन स्टूडेंट को, जिन मेरे दोस्तों को ये नहीं पता था कि रूस ने हमला वास्तव में किया क्यों यूक्रेन पर, तो मैं आपको बता दूं, एक समरी बता देता हूं। रूस ने हमला इसलिए किया है क्योंकि यूक्रेन नेटो की मेंबरशिप चाह रहा था, और नेटो की मेंबरशिप लेने से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ईस्टवर्ड एक्सटेंशन बढ़ जाता, और रूस नहीं चाहता था कि मेरे दरवाजे पर अमेरिका आकर खड़ा हो जाए। क्यों? क्योंकि शीत युद्ध के समय से ही अमेरिका और रूस दोनों अलग अलग आइडियोलॉजी वाले देश रहे हैं। दोनों ने खुलकर लड़ाई तो नहीं की, लेकिन दुश्मन से कम भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं मेरा ये लेक्चर आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।